हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की RTE 2009 की बात करेंगे। मूल संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया। फिर 86वां संशोधन होता है 2002 में। मूल अधिकार में 21A जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। और नीति निर्देश तत्वों में आर्टिकल 45 में संशोधन करके 0 से 6 तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। और 51A में मूल कर्तव्य 51A में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वो कर्तव्य जोड़ा गया माता पिता के लिए। उनके कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, वो माता पिता उनको स्कूल में प्रवेश दिलवाएंगे। बाद में मूल अधिकार 21A को सुनिश्चित करने के लिए 35वां अधिनियम आया और सबसे पहले ये राज्यसभा द्वारा इसको 20 जुलाई 2009 को पास किया गया। और बाद में यहाँ से पास होने के बाद 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा इसे अधिनियमित किया गया और फिर राष्ट्रपति द्वारा इसको 26 अगस्त 2009 में अधिनियमित करके 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में इसमें 7 अध्याय और 39 धाराएं हैं और एक अनुसूची जो 2022 में जोड़ी गई है वो है। इनमें कब कब क्या क्या संशोधन हुआ वो देखते हैं। 2012 में धारा 1, 2, 3 में संशोधन हुआ, 21 व 22 में हुआ और 25 में संशोधन किया गया और 39वीं धारा नई धारा जोड़ी गई। 2017 में जो धारा 23 है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया और 19 में धारा 16 और 38 में संशोधन किया गया और 22 में एक अनुसूची जोड़ी गई तो जिसमें विद्यालय के मानक और मानों को डिसाइड किया गया। तो वर्तमान में 7 अध्याय हैं। उनमें कौन कौन सी धाराएं? तो प्रथम अध्याय में धारा 1 और 2 है जिसका नाम है प्रारंभिक। दूसरी अध्याय है जिसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अध्याय बोलते हैं, उसमें 3 से 5। और तीसरे अध्याय के अंदर समुचित सरकार, तो नाम अध्याय 3 है तो 3 ही नाम है। समुचित सरकार, स्थानीय पदाधिकारी और माता पिता तीनों के कर्तव्य हैं। 3 नंबर पे अध्याय है तो 3 के कर्तव्य हैं। और 3 का दुगुना कितना होता है? 3 का दुगुना 6। तो इन धारा 6 से लेकर 11 तक की बात की गई है। अध्याय 4 में क्या किया गया है? विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व दिए गए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं। और 4 कितना होता है? 12। तो 12 से 28 तक की धाराएं अध्याय 4 में होंगी। अध्याय 5 में क्या? अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना, ये बात की गई है अध्याय 5 में। 29 व 30 ये अध्याय 5 की बात हो गई। अध्याय 6 में बालक के अधिकारों का संरक्षण, जब बालक के अधिकारों का संरक्षण धारा 31 व से लेकर 34 तक में ये बात की है। और प्रकीर्ण अन्य बातें 35 से लेकर 39 तक धारा में की गई है अध्याय 7 में। अगला अब देखो अध्यायों के बारे में देखते हैं। तो पहला अध्याय प्रारंभिक नाम है जिसमें धारा 1 में क्या गया? नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात की है। नाम मतलब इस RT का पूरा नाम क्या है? निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009। एज इट इज याद करना हमें, क्योंकि कई बार ये नाम देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे नाम दिया जाता है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नहीं, इसका सही नाम है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। ये मदरसा, वैदिक पाठशाला, ये धार्मिक स्थानों पर ये लागू नहीं होता है। जो अलग अलग मदरसा बने हुए हैं, जो धार्मिक स्थान बने हैं, वहाँ ये लागू नहीं होता है। धारा 2 में क्या दी गई है? परिभाषा। समुचित सरकार में कौन कौन होंगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ की सरकार, वो शामिल होंगी। स्टेशन शुल्क, निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त भुगतान या सहायता। जैसे मान लो सरकार द्वारा डिसाइड की गई है कि 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था की गई सरकार ने, लेकिन 9th के लिए कुछ फीस डिसाइड की गई है। अगर उनके अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, इनका अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, उसको कैपिटेशन शुल्क कहा जाता है। बालक 6 से 14, जहां बालक नाम आएगा वहां से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की, बालक व बालिकाओं की बात की जाएगी। लाभग्रस्त समूह में आएंगे SC, ST और OBC के बच्चे आएंगे। वर्ष 2012 में निःशक्त बालकों को इसमें जोड़ दिया गया।
2012 में जो संशोधन हुआ था उस टाइम में इन बच्चों को भी दौड़ दिया जाता है। दुर्बल वर्ग में जो 2.5 लाख से कम होते हैं वो शामिल होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का नाम 1 से लेकर 8वीं तक, जहाँ प्रारंभिक शिक्षा नाम आएगा तो 1 से 8वीं तक के। और विद्यालय भी 4 प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विद्यालय, एक होते हैं निजी विद्यालय, एक अनुदानित विद्यालय, और होते हैं खास या विशेष श्रेणी के विद्यालय जैसे नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, ये शामिल होते हैं, ये विद्यालय शामिल होते हैं। अन्वीक्षण प्रक्रिया, एक अन्य बालक पर वरीयता देने के लिए यादृच्छिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपनाया गया कोई भी प्रक्रिया, यादृच्छिक प्रक्रिया जैसे सरकार द्वारा डिसाइड की प्रक्रिया के अलावा अगर उसको वरीयता के अलावा कोई अगर प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो उसको अन्वेक्षण प्रक्रिया कहा जाएगा। अगली धारा अध्याय 2 की बात करेंगे। अध्याय 2 में कौन कौन सी धाराएं आती हैं? 3 से लेकर 5 तक की। तो इस अध्याय का नाम है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। पहले ये हमें नाम याद करना है। अध्याय कौन से अध्याय को क्या नाम लिया जाता है? प्रारंभिक अध्याय का नाम अध्याय फर्स्ट का नाम प्रारंभिक था, सेकंड का नाम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें धारा 3 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। इसमें देखो 2012 में संशोधन करके इसमें क्या ये बहुनिशक्त मल्टीपल डिसेबल बच्चे, ये गंभीर निशक्त बालकों को घर पर आधारित शिक्षा की बात की गई है। बाद में धारा 4 में प्रवेश का अधिकार, आयु के आधार पर 6 वर्ष का बालक होगा, 6 वर्ष के बालक को फर्स्ट क्लास में, 7 वर्ष के बालक को सेकंड क्लास में, और 8 वर्ष के बालक को थर्ड क्लास में। इसी प्रकार 9 साल के बालक को फोर्थ क्लास में, और 10 वर्ष के बालक को किस में प्रवेश दिया जाएगा? 5वीं क्लास में। ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण का भी अधिकार है। प्रवेश लेने के बाद अगर 14 वर्ष के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार है। अगर कोई बच्चा मान लो 13.5 साल वर्ष में विद्यालय में प्रवेश लेता है और वह विद्यालय में प्रवेश के बाद वो अगर चाहे 14 साल का हो जाए, लेकिन उसके लिए अगर वो प्रवेश 13.5 साल में ले रहा है तो जब तक उसने शिक्षा पूरी नहीं कर लेता 1 से लेकर 8वीं तक, तब तक उसको वह निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में शामिल रहेगा। स्थानांतरण का अधिकार मतलब टीसी, किसी बालक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से मना नहीं किया जा सकता। अगर मना किया जाता तो उस प्रधानाध्यापक के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये देखो 3 से 5 तक हो गया। अध्याय 3 का मतलब है 3 महत्वपूर्ण कर्तव्य। किन किन के कर्तव्य? समुचित सरकार के, स्थानीय प्राधिकारियों के, माता पिता के कर्तव्य। 3 के, तो 3 से याद रखना 3 कर्तव्य। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य होगा, कि विद्यालय को स्थापित करने का कर्तव्य जो होगा ये समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों का होगा। और साथ में वित्तीय व अन्य उत्तरदायित्व, जैसे खर्च का आंकलन किस प्रकार होगा? अगर केंद्र सरकार का जो आंकलन है वो 60-40 का होगा। 60 देगा सेंटर और 40 कौन देगा? स्टेट। कौन देगा? स्टेट, केंद्र सरकार। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का विकास करेगी और शिक्षण प्रशिक्षण के मानकों का विकास कौन करेगी? ये करेगी केंद्र सरकार। तकनीकी सहायता कौन देगी? जैसे पहल, अनुसंधान, योजना आदि का निर्माण करने का कार्य कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। समुचित सरकार के कर्तव्य क्या है? तो देखो, निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, सही बात। आसपास विद्यालय उपलब्ध करवाना, आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाना, विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया तय करना, जो धारा 4 में नहीं थी विशेष प्रशिक्षण वाली। समय पर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम विहित करना। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की जो सुविधा उपलब्ध कौन कराएगी? समुचित सरकार करवाएगी। मान व मानक अनुरूप शिक्षा, दुर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के साथ भेदभाव को रोका जाएगा। अब देखो 9 में की गया, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे? 14 वर्ष के बालकों के बारे में रिकॉर्ड रखेंगे, शैक्षणिक कैलेंडर तय करेंगे और प्रवासी परिवारों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के लिए सुनिश्चित करेंगे। फिर माता पिता के क्या कर्तव्य होंगे? माता पिता के कर्तव्य होंगे कि 6 से 14 साल के उनके बच्चे हैं उनको विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं, ये उनके कर्तव्य होंगे। फिर देखो धारा 11, समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा की सुविधा समुचित सरकार करेगी। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की सुविधा सरकार करेंगे। आंगनवाड़ी के थ्रू ऐसे इनकी सुविधा की जाएगी।
अब देखो, अब हम बात करेंगे अध्याय नंबर 4 की बात करेंगे। अध्याय नंबर 4 में क्या दिया गया है, विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व को दिया गया है। विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व है। तो देखो अध्याय 4 है, तो 4 तिये 12 से लेके 28 तक की धाराओं का उल्लेख अध्याय 4 में किया गया है। 12 हमें पता है, 12 का दुगुना 24 और 24 के लगभग 25% निःशुल्क। तो इसमें खास श्रेणी व निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर आसपास के दुर्बल वर्ग असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा की गई है। खर्च है वो कौन देगा? खर्च देगा समुचित सरकार देगी। अब देखो धारा 13 में किसकी बात की? कैपिटेशन शुल्क या अन्वीक्षण प्रक्रिया का न होना। कैपिटेशन शुल्क लेने पर 10 भुगतना पड़ेगा। अन्वीक्षण प्रक्रिया में रखने पर प्रथम उल्लंघन 25,000 रुपये और बाद में प्रत्येक उल्लंघन पर 50,000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। जो निजी विद्यालय होते हैं वो अपने प्रवेश के लिए जो पैसे नहीं लेते हैं क्या, कि फॉर्म भरवाते हैं कि 100 रुपये फॉर्म फीस ले लिए, 100 रुपये फॉर्म फीस ले ली और बाद में उनसे पेपर करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बच्चों के पेपर लेते हैं और पेपर के आधार पर उनका चयन करते हैं। तो इस प्रकार का उल्लंघन न करें निजी विद्यालय या कोई और विद्यालय, इस प्रकार का उल्लंघन नहीं करें, उनके लिए जुर्माने की व्यवस्था की गई है। आयु का सबूत, तो धारा 14 में आयु का सबूत की व्यवस्था की गई है। 15 में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तब भी उसको प्रवेश के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। परीक्षा में कुछ मामलों में रोके जाने में संशोधन ये 2009 में किया गया। कक्षा 5 व 8 के लिए नियमित परीक्षाएं होंगी। असफल होने पर 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा की व्यवस्था की गई है। अगर पुनः अनुत्तीर्ण होता है तो समुचित सरकार पे ये निर्णय छोड़ दिया जाएगा, किसको रोका जाए या आगे भेजा जाए, ये समुचित सरकार पर छोड़ा जाता है। 17 तो खतरा, तो शारीरिक व मानसिक दंड शिक्षक नहीं दे सकता। बच्चों को शारीरिक व मानसिक दंड शिक्षक नहीं दे सकता। ये 17 में शिक्षक के क्या है ये शिक्षक के लिए खतरा, तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकता। 18 मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा काम करता है, ऐसे विद्यालय कोई काम करता है बिना मान्यता, तो उनके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना, और उसके बाद में ये कार्य कर रहा है तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर देखो 19 में, धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक जो बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, बाद में जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा इनको जोड़ा गया था। देखो, और धारा 20 में अनुसूची में संशोधन की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय एसएमसी की स्थापना किसमें है? एसएमसी। देखो 3 नाम है तो 2 और 1 3 एसएमसी, 2 + 1 3 और 3 नाम एसएमसी की। विद्यालय प्रबंधन समिति की स्थापना किसमें की गई है? धारा 21 में। और इसी के आधार पर विद्यालय विकास विकास की योजना, पहले प्रबंधन समिति बनेगी और उसके आधार पर क्या बनाई जाएंगी? योजना। और योजना को विद्यालय विकास योजना किसमें रखी गई है? धारा 22 में। अब देखो विद्यालय प्रबंधन समिति में जो गठन किस प्रकार का होगा, तो उस में गठन होगा जो बच्चे, उनके माता पिता होंगे, सभी शिक्षक होंगे, स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचित सदस्य, जैसे 75% माता पिता, 50% सदस्य, इनमें से 75% में 50% क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। 50% क्या होनी चाहिए? महिलाएं होंगी। आगे अब देखो धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता 2017 में संशोधन किया गया था। 17 में न्यूनतम योग्यता केंद्र सरकार द्वारा घोषित शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा तय की जाएगी। अर्हता में 5 वर्ष की शिथिलता और 2017 के संशोधन से 4 वर्ष और अतिरिक्त शिथिलता। 31 मार्च 2015 को नियुक्त शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक 31 मार्च 2015 तक जिन्होंने ज्वाइन किया है, उन शिक्षकों के लिए
उनसे पहले या उन शिक्षकों 31 मार्च 2015 तक जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए 4 वर्ष के लिए आंतरिक शीतलता भी प्रदान की गई है। 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, तो नियमित उनका कर्तव्य रहेगा कि नियमित स्कूल आना, शिक्षक का कर्तव्य रहेगा नियमित स्कूल आना, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना और पढ़ने के स्तर का ध्यान रखना, माता पिता के साथ मीटिंग करना। ये किनके कर्तव्य होंगे? तो 24 में कर्तव्य किसके हैं? 24 में कर्तव्य हैं शिक्षक के। 25 में छात्र शिक्षक का अनुपात बनाए रखना, मान व मानक के अनुसार उनका शिक्षक का अनुपात बनाए रखना। इसकी बात हम आगे करेंगे, 1:40 की, 1:35 की, ये बात है हमें आगे करेंगे। धारा 26 में शिक्षकों की रिक्तियों को भरना, तो 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखे जा सकते हैं। और धारा 27 में किसकी बात की गई है? गैर शैक्षिक परियोजना के लिए प्रतिबंध की बात की गई है। तो देखो, शिक्षक से आपात राहत में या 10 वर्षीय जनगणना में और चुनाव के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं करवाया जा सकता है। 28 में शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाई गई है। शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। अगला, और अध्याय 5 जिसमें 2 धाराएं हैं, 29 व 30, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। तो पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया किसमें है? धारा 29 में की गई है। तैयार शैक्षणिक प्राधिकारियों के निर्देशन पे तैयार किया जाता है। केंद्र में तो करती है एनसीईआरटी और राज्य में कौन करती है? आरएससीईआरटी। उदयपुर में जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? एनसीईआरटी दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये केंद्र शैक्षणिक प्राधिकार काम करती है। राज्य में कौन करती है? अपने राजस्थान राज्य में कौन करती है? राजस्थान राज्य में कौन करती है? आरएससीईआरटी। पाठ्यक्रम संविधान के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, मातृभाषा के अनुरूप होने चाहिए। मूल्यांकन वो क्या होना चाहिए? मूल्यांकन सीसी, सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। और धारा 30 में क्या किया गया? परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र की कक्षा 8 की शिक्षा पूरी करने पर उनको प्रमाण पत्र दिया जाना। ये किस धारा में बात की गई है? धारा 30 में। अध्याय 6 की बात करेंगे। अध्याय 6 में बालक के अधिकारों का संरक्षण की बात की गई है। इसमें धारा 31 से लेकर 34 तक की धाराओं की बात की है। 31 में क्या क्या है? बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, उनके शिक्षा के अधिकारों को मॉनिटर करना, बाल अधिकारों को रक्षा के उपायों को परीक्षण व समीक्षा करेगा और परिवारवादों की जांच करेगा, सिविल कोर्ट के अधिकार रखेगा। शिकायत दूर करना, बालक के अधिकार संबंधी शिकायतों का निवारण स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 3 माह के भीतर किया जाएगा। 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया जिसमें अधिकतम में 15 सदस्य हो सकते हैं। 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया जिसमें भी अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। और अंतिम अध्याय अपना कौन सा है? जिसमें प्रकीर्ण। तो देखो, जो धारा 35 से लेकर 39 तक है, तो 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति। तो देखो, निर्देश जारी करता जैसे केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार किसको भेजेगी? वहाँ समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों को। समुचित सरकार है, समुचित सरकार बाद में आगे किसको भेजेगी? स्थानीय प्राधिकार व विद्यालय प्रबंधन समिति को, या स्थानीय 36 में अभियोजन के पूर्व मंजूरी की बात की गई। अभियोजन से पूर्व मंजूरी की बात किसमें की गई है? 36 में। 37 धारा 37 में सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण की बात की गई है। अब देखो, धारा 38 में समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 39 में कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति की बात की गई है। अब देखो, अनुमानक और मान और अब देखेंगे विद्यालय के मान व मानक। कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों के लिए 60, अगर हमारे पास कितने होंगे? 60 बच्चे होंगे तो कितने शिक्षक होने आवश्यक हैं? होने 2। अगर 31 से 90 तक के मध्य बच्चे होते हैं तो कितने शिक्षक होने आवश्यक हैं? 3। और 91 से 120 होते हैं तो 4 शिक्षकों की आवश्यकता है। और 121 से 200 के मध्य होते हैं तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता है? 5 शिक्षकों की आवश्यकता है। लेकिन जब भी 150 से अधिक हो गए बच्चे, 150 से अधिक हो गए तो 5 तो शिक्षक होंगे प्लस में एक
HM भी होगा, हेड मास्टर भी होगा, एक HM भी होगा। टोटल कितने हो जाएंगे 6। 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षकों का अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा, 40:1 से अधिक नहीं होगा। वरना देखो 200 से अधिक से पहले कितना अनुपात है, 30:1 है। लेकिन 200 जैसे ही 200 से अधिक होगा तो छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो जाएगा, 40:1 से अधिक नहीं होगा। उसमें HM शामिल नहीं होगा, HM शामिल नहीं होगा। सामान्यतः प्राथमिक शिक्षा में छात्र का अनुपात अभी बात की 30:1 होगा। अब 6 से 8वीं तक के लिए 6 से 8वीं तक के लिए 35:1 होगा। 6 से 8वीं के लिए 35:1 होगा। 100 से अधिक बालकों पर पूर्वकालिक HM भी होना चाहिए। 100 से अधिक बालक होते ही पूर्वकालिक HM होने चाहिए। 1 से 5वीं तक के लिए 200 कार्य दिवस और 200 कार्य दिवस व 800 शिक्षण घंटे की व्यवस्था की गई। 800 शिक्षण घंटे। और 6 से 8वीं तक के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटों की व्यवस्था की गई है। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे रखे गए हैं शिक्षक के लिए, जिसमें उसके तैयारी के घंटे भी क्या हैं, शामिल है। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने धारा 20 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित विद्यालय के मान और मानकों में संशोधन किया गया और दिव्यांग बच्चों के लिए भी विशेष शिक्षा शिक्षक रखे गए। जैसे 5वीं तक के अगर 10 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है और 6 से 8वीं तक के लिए 15 दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जानकारी आपके लिए आने वाली एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इन्हीं जानकारियों से क्वेश्चन उठ के आएगा। ये लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है।